नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, है ना। आर्टिकल 12 तो कल कर लिया था, अब आर्टिकल 13 देख लेते हैं। 13 के अंदर क्या है भाई? पहले तो बताओ 13 आता किसके अंदर है, मतलब कौन से पार्ट के अंदर आता है। लिखा है सामने, पढ़ के बता दोगे, मुझे पता है। पार्ट 3 के अंदर आता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में अपन देख लिया था आर्टिकल 12। ऐसे सारे के करके आर्टिकल देख लेंगे, क्योंकि ना फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे रिलेटेड केस लॉज वगैरह सब चीज़ें, हर एक लाइन मतलब समझ लो इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो पार्ट 3 में आता है कहाँ से कहाँ तक है फंडामेंटल राइट, 12 से लेकर 35 तक है। लेकिन मेनली कहाँ से शुरू होते हैं? 14 से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं? 32 पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, समझ गए। 13 में क्या है? 13 भाई एक्सप्लिसिटली नहीं देता, इम्प्लिसिटली हमें हमें मतलब कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है भाई? जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ लो कि जैसे क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, उसमें एम्पायर रिव्यू करते हैं ना, थर्ड एम्पायर का रिव्यू होता है। वो बताते हैं कि भाई आउट है कि नॉट आउट है, ठीक है। वैसे ही ये सेम 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 उसी तरीके से ये काम करती है जुडिशियल रिव्यू में। देखती है क्या चीज़, कि भाई जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतनी सी बात है। यही चीज़ वो देखती है, ठीक है। इंश्योर करती है कि कोई भी जो लॉ है, ठीक है, भले लेजिस्लेचर निकालो या फिर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जो एग्जीक्यूटिव निकाले, है ना, वो फंडामेंटल राइट को मतलब इन्फ्रिंज ना करे, ठीक है। जो 14 से लेकर 32 तक में दे रखे हैं, बस यही है। आर्टिकल 13 जो है, इन जो हम कहते हैं ना कि भाई ये फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल हैं, उन्हें जस्टिसेबल कौन बना रहा है? आर्टिकल 13 बना रहा है, ठीक है। और कौन बना रहा है? आर्टिकल 32 बना रहा है, ठीक है। क्योंकि हम मतलब जो जुडिशरी है वो इन्फोर्स कर पा रही है फंडामेंटल राइट पे। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को कुछ कोई भी हनन कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो क्या है, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 13 की पर्पस देख लेते हैं। वही चीज़ है कि सेफगार्ड करता है अपने फंडामेंटल राइट को, कि भाई स्टेट का कोई ऐसा एक्शन आर्बिट्ररी हो या कुछ ऐसा हो जो फंडामेंटल राइट को छीने, वो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या छीना जा चुका है कोई फंडामेंटल राइट? हाँ भाई, छीना जा चुका है। बताना कौन सा है वो, पता होना चाहिए तुम लोगों को, बहुत आसान है वो तो आंसर, ठीक है। मैं बताता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अब कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर लीगल राइट भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उसे क्या बोलते हैं, डिफाइन किया है, कि भाई कहीं पर बोल दिया लीगल राइट है, कहीं पर बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इम्पावर करता है, यही इम्पावर करता है कोर्ट्स को, कि भाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिव्यू जो कर पा रही है, वो इसी के बिहाफ पे तो रिव्यू कर पा रही है, कि बता पा रही है कि भाई फंडामेंटल राइट के सामने जो लॉ आ रहा है वो वॉइड है कि नहीं है ना। अब टेक्स्ट देख लेते हैं इसका, आर्टिकल 13 का। इसमें 4 सब क्लॉज हैं। पहले में क्या है? ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर बात हो रही है। भारत में जितने भी लॉज फोर्स में आते हैं, जितने भी लॉज हम इनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने भी लॉ भारत में लागू थे, ठीक है, जितने भी लॉ भारत में लागू थे, वो अगर पार्ट 3 से इनकन्सिस्टेंट है, उसे वायलेट करते हैं, उसे इन्फ्रिंज करते हैं, तो वो उतने हद तक वॉइड हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लॉ है, ठीक है, जिसके 5 सेक्शन जो हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, तो वो पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, उसके 5 सेक्शन जो है ना वो वॉइड हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में क्या है? इसमें क्या है कि स्टेट जो है ना, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा, ऐसा कोई भी स्टेट में पूरा आ गया, ये वाला स्टेट नहीं है यूपी बिहार वाला स्टेट, मतलब भारत स्टेट की बात हो रही है पूरे, ठीक है। स्टेट जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 के किसी भी आर्टिकल को इन्फ्रिंज करता हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बस यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और अगर कोई लॉ बना भी दिया है, फॉर एग्जांपल, वैसे तो बनाना नहीं है, लेकिन अगर कल को बना दिया कि भाई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो
उतने एक्सटेंट तक जितने तक वो इन्फ्रिंज कर रहा है उतना वो वॉइड हो जाएगा। जैसे अपन ने आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में देखा। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में क्या है, ये डिफाइन करता है लॉ को। लॉ है क्या भाई, हमें पता होना चाहिए। कोई पूछा आपसे कस्टम लॉ है तो आपको बोलना है हाँ। क्यों भाई, संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, ठीक है, वो सब क्या है, लॉ है। फिर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 ये क्लैरिफाई करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना आर्टिकल 368 के अंडर, वो लॉ नहीं है। ये कहाँ से पता चला अपन को, 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 का, उससे पता चला। ठीक है, स्कोप और मीनिंग देख लेते हैं लॉ का। वो तो पता ही ऊपर देख लिया अपन ने, है ना। कहाँ पर दे रखा है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। ठीक है, अरे बीच में कुछ करने लगा था, चार्जर लगा रहा था। ठीक है, तो लॉ कहाँ पर डिफाइंड है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं पहले बता देते हैं। लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, जो लॉ पार्लियामेंट पास करती है, स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है। ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर करते हैं। कहाँ पर कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 123 में दे रखा है, आर्टिकल 213 में दे रखा है। बाय लॉज, रूल्स मेड बाय लोकल अथॉरिटीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ बनाती है। नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कस्टम्स और यूसेजेस, ठीक है, ये भी क्या है, लॉ है। कस्टम यूसेज सिंपल मतलब होता है कि प्रैक्टिस या फिर नॉर्म जो एक कम्युनिटी फॉलो कर रही है। ठीक है, बस यही है। सिग्निफिकेंस तो तुम लोग देख ही लोगे, सामने लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, कस्टम और फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। कस्टमरी लॉ क्या होता है, कस्टमरी लॉ मतलब होता है जो कस्टम्स के बेस पे हो, ट्रेडिशंस के, कस्टम्स के, नॉर्म्स के, जो आपकी कोई कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो या फिर मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, तो अब जो भी इनके अंदर रूल्स, अपने अंदर ही रूल्स रेगुलेशन, जैसे हमारे में 4 शादी अलाउड नहीं है, हिंदुओं में और मुस्लिमों में अलाउड है। ठीक है, तो वो उनका लॉ हो गया है, नहीं, हमारा लॉ अलग हो गया, इसीलिए पढ़ा जाता है हिंदू लॉ। अब जब अगर एडवोकेसी में आओगे या फिर आपको थोड़ा सा भी हिंदू उसके बारे में लॉ अगर देखोगे तो हिंदू का अलग है, हिंदू लॉ, जिसमें हिंदू मेंटेनेंस आता है ना, हिंदू वो एडॉप्शन आता है, और क्या बोलते हैं, हिंदू मैरिज आता है, हिंदू मैरिज एक्ट आता है। ऐसी मुस्लिमों का भी है। ठीक है, वही चीज़ है कस्टमरी लॉ क्या है भाई, कि किसी कम्युनिटी का लॉ है, ये कम्युनिटीज़ ने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। जुडिशियल प्रेसिडेंट देख लेते हैं, गजुला दशरथ रामा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कस्टम्स है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ मस्ट यील्ड टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। इफ कस्टम वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट, इट बिकम्स void टू द एक्सटेंट ऑफ द कंसिस्टेंसी। क्या बोला इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कस्टम्स है ना, अब रिकॉग्नाइज किए गए हैं ना लॉ के द्वारा, जो भी कस्टम्स लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो फंडामेंटल राइट को ही सपोर्ट करने चाहिए। ऐसा ना हो कल को, जैसे हमारे यहाँ पहले सती चलता आता था, सती प्रथा थी, ठीक है, वो आज के समय में हो सकती है नहीं, क्योंकि आप राइट टू लाइफ ही छीन ले रहे हो अगले की। तो ये हो सकता है, कस्टमरी लॉ हो सकता है भारत में, नहीं हो सकता। ठीक है, यही ये चीज़ कहना चाहता है। मधु किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इतना इम्पोर्टेंट तो है खैर, लेकिन एक ही याद कर लिया है, जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है गजुला दशरथ रामा राव वाला, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, ये अपन देख रहे हैं, इसके अंदर क्या था याद करो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात हो रही थी। मतलब संविधान लागू होने से पहले जो लॉज थे, और वो अगर थोड़े भी पार्ट में इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। बस यही कहना चाहता है। प्रोस्पेक्टिव नेचर बता रहा है, मतलब कि भाई आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में जो बात कही गई है ना, वो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है भाई। मतलब कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो है ना, वो तभी वॉइड है जब से संविधान लागू हुआ है।
उससे पहले के केस नहीं ले सकते, समझ रहे हो? समझो 1950s में जब भी जिस भी दिन अपना संविधान लागू किया गया, किस दिन किया गया डेट बताना, ठीक है, जिस भी दिन लागू किया गया उससे 2 दिन पहले भी अगर कोई लॉ वायलेट कर रहा था तो उसके बेसिस पे आप नहीं जा सकते हो। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये जो इफेक्ट, ये जो लागू हो रहा है ना। समझ रहे हो बात को या कंफ्यूज हो रहे हो? मेरे को लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा तुम लोगों को। फिर से बताता हूँ, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है, तो सरकार क्या कर सकती है कि आज ना एक लॉ ला सकती है जिसमें कहा जा सकता है कि भाई 20 साल पहले से, 20 साल पहले से, ठीक है, जो जो आदमी इस डेट पर आ गए भारत में वो सिटीज़न माने जाएंगे। समझ गए? फॉर एग्ज़ाम्पल आज क्या तारीख है? 24 जुलाई है, ठीक है। आज 24 जुलाई से 20 साल पहले कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 2005, 24 जुलाई 2005, ठीक है, के बाद जितने भी लोग आए वो सब भारतीय सिटीज़न माने जाएंगे, भले वो बांग्लादेश के हो, पाकिस्तानी हो, कहीं के हो, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ। तो वो क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि वो पिछली डेट से लागू हो रहा है। समझ रहे हो? भले लॉ आज आया है लेकिन लागू हम पीछे वाली डेट से कर रहे हैं, 24 जुलाई 2005 से, उसके क्योंकि तब तक के सारे लोगों को ले लिया ना। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? आज से ही लॉ लागू हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर कुछ होता है तो देख लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे BNSS या फिर BNS, वो जिस डेट से लागू हुआ 2023 में, उसके बाद की सारी चीज़ें BNS कवर करेगा और उससे पहले की सारी चीज़ें IPC कवर करेगा, है ना। समझ गए? समझ गए होगे भाई। नहीं हो तो एक बार रिपीट कर लेना, और अगर फिर भी ना आ जाए समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं फिर से समझा दूंगा, पक्की बात है, झूठ नहीं कह रहा। भले उसके लिए शॉर्ट्स बना दूँ या कुछ बात बना दूँ प्रोस्पेक्टिव नेचर पे, लेकिन हाँ समझा दूंगा या लेक्चर ही बना दूंगा। और क्या है? पार्शियल इनवैलिडिटी रहेगी, पूरा लॉ नहीं ख़त्म होगा। अगर 5 सेक्शन वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को तो 5 सेक्शन ही जो है क्या बोलते हैं, वॉइड हो जाएंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मतलब एक्लिप्स लगता है, ग्रहण लगता है, समझते हो? ग्रहण क्या होता है? सूर्य जो है उसके सामने मून आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण लग गया। समझे बात को? सूरज के सामने मून आ गया और हम है अर्थ, अर्थ और सूर्य के बीच में मून आ गया, तो क्या हो गया? हमें सूर्य दिखा नहीं, तो क्या हुआ? एक्लिप्स लग गया। एक्लिप्स लगता है कुछ समय के लिए। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में भी यही चीज़ है, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के 5 सेक्शन जो हैं फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे और अब सरकार ने इन 5 सेक्शंस को क्या कर दिया? सुधार दिया, तो क्या हुआ? ये वॉइड रहेंगे? नहीं रहेंगे भाई। क्या हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हट जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लेना, वही चीज़ एक्सप्लेन करिए, बहुत आसान चीज़ है। कहाँ पर आई थी ये? भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1955 का केस है। वहाँ पर हमने मतलब जो क्या बोलते हैं जुडिशरी ने इसे प्रोपाउंड किया था या कहीं की इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, कि पूरा लॉ जो है इंटायर लॉ नहीं होता वॉइड, उसका कुछ पार्ट जो होता है वही जो इनकन्सिस्टेंट होता है फंडामेंटल राइट के साथ, उसे किया जाता है कि भाई ठीक है यार, तुम कुछ समय के लिए साइड हो जाओ जब तक तुम सही नहीं हो रहे हो, ठीक है, सुधर के आ जाओ तो तुम्हें ले लिया जाएगा। बस यही बात है इसमें, और कुछ नहीं है खास। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये तो बता ही चुका हूँ ऊपर कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन देता है ना, कि भाई इसके बाद जिस भी दिन हमारा संविधान लागू हुआ, इसके बाद अगर कोई भी ऐसा लॉ है, ठीक है, जो इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट को, तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में वॉइड पढ़ रहे थे कि अभी कुछ समय के लिए रुका है, वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही ख़त्म कर दिया गया है इसको, ठीक है, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट है ही नहीं। नो रिवाइवल, अनलाइक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय अमेंडिंग द रेलिवेंट फंडामेंटल राइट, द लॉ मस्ट बी री इनेक्टेड आफ्टर द अमेंडमेंट टू बिकम वैलिड। सिंपल सी बात है। जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को देख रहे थे कि अगर कोई फंडामेंटल राइट इसके किसी सेक्शन से इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, मतलब ये सेक्शन किसी फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट है, वायलेट कर देता है इसको, तो क्या या तो ये सेक्शन हटा दो या तो इस फंडामेंटल राइट में चेंज कर दो। लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में ये होता है कि भाई अब जो लागू कर दिया है, ठीक है,
अब या तो ये लागू होगा या तो नहीं होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कुछ बीच का, कोई ग्रे एरिया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक्सेप्शन दे दिया गया है नॉन सिटीजन्स को, जैसे अगर लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, इट रिमेन्स ऑपरेटिव फॉर नॉन सिटीजन, बस ख़त्म बात। एग्जाम्पल पढ़ लेना, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपन के पास, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। ये कहता है कि भाई ओनली जो पार्ट है ना उस लॉ के, कौन से लॉ के, जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वही स्ट्रक डाउन होगा। मैं तुम्हें डॉक्ट्रिन्स पे ना एक अलग से लेक्चर बना के दे दूँगा, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एक्लिप्स में सेवरेबिलिटी में। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लग गया है कुछ समय के लिए, ये जो लॉ है ये समझो, देखो दो है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स में क्या है, कुछ समय के लिए ग्रहण लग गया है, अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो ग्रहण लगा रहेगा, ये लॉ जो है इनेक्टमेंट नहीं हो पाएगा, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सीवरेबिलिटी में क्या है कि भाई जो पार्शियल इनवैलिडिटी होगी, जो बता रहा था सेक्शन 5 सेक्शंस जो होंगे, अभी जो बता रहा था ऊपर वाले में एग्जांपल दे रहा था ना कि फॉर एग्जांपल 5 सेक्शंस है, 100 सेक्शन है लॉ में, और 5 सेक्शन जो है वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, तो ये जो 5 सेक्शन है वो पार्शियल समय के लिए इनवैलिडेट हो जाएंगे, बस यही इसका कहना है और कुछ नहीं है, ठीक है। वह इतनी सी बात है, क्या करोगे अब। वैसे मैं करूँगा एक बार यार, मेरे को सारे जितने भी डॉक्ट्रिन्स है ना वो पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, जिससे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि भाई अच्छे से कन्वे नहीं हो पा रही मेरी बात, ठीक है। चलो करते हैं अगले लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर में देख लेते हैं ये सारे डॉक्ट्रिन्स को एक ही साथ, तो तुम्हें सब चीज़ समझ में आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बाकी इस कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश करो, बस चलो बाय।